Welcome everyone to my channel Make in NCERT. So today we are going to read the fifth chapter of class 6 History NCERT, Kingdoms, Kings and Early Republic. So for this chapter guys, I'm going to try a new thing. I'm going to try and explain it using both Hindi and English. So, if you have any problem in understanding, give your feedback in the comments and I can change accordingly. So, let's start. The chapter name is Kingdom Kings and an Early Republic. So, the story here is Election Day. Shankaran woke up to see his grandparents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why Shankar wanted to know were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather replied, we can choose our own rulers today." तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक स्टोरी दिया गया हुआ है, तो उसमें शंकरन एक लड़का है, तो वो बहुत अमेजमेंट में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये पूछता है कि वो आज जो वोट देने जा रहे हैं तो उसके लिए इतना एक्साइटेड क्यों है। तो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बोलते हैं कि वो आज जो उनके रूलर्स हैं उनको इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो रूलर्स को इलेक्ट कर पाना, ये जो एक एबिलिटी है हमारा, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। So let's go to the next section. How some men became rulers. Choosing leaders or rulers by voting is something that has been common during the last 50 years or so. How did men become rulers in the past? Around 3000 years ago, some men became recognized as rajas by performing big sacrifices. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ में यहाँ पे ये बोला गया है कि हम आज जो अपने रूलर्स को डेमोक्रेटिक वे में चूज करते हैं, तो ये पहले के टाइम पे सपोज अराउंड 3000 ईयर्स पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं चलता था। तो उस टाइम पे जो रूलर्स थे जिनको राजा बोला जाता था, तो उन राजाओं को वो कुछ केसेस में हेरिडिटरी होते थे और कुछ केसेस में उनको एक असेंबली चूज करती थी। तो ये राजा जो थे ये सैक्रिफाइस परफॉर्म करते थे। सैक्रिफाइस जैसे उनको यज्ञ बोलते थे, वो यज्ञ परफॉर्म करने के बाद ही वो राजा बन पाते थे। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। Ashwamedha or the horse sacrifice was one such ritual. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdoms of other Rajas and they stopped it, they had to fight. So हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ है, जिसको इंग्लिश में हॉर्स सैक्रिफाइस बोला जाता है, तो उस रिचुअल में ये होता था कि एक घोड़े को ऐसे वॉन्डर करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था एक किंगडम में घूमने के लिए। तो अब जो वो घोड़ा जिस जिस जगह जाता था तो उस जगह ऑटोमेटिकली उस राजा के अंडर आ जाता था जो ये यज्ञ कर रहा था। तो इसके बाद देखते हैं कि जो अगर कोई दूसरा राजा इस घोड़े को स्टॉप करने की कोशिश करता था तो उसको लड़ाई लड़नी पड़ती थी उस ओरिजिनल राजा से। और अगर वो उसको अपने किंगडम से फ्रीली जाने का परमिशन दे देता था तो इसका मतलब होता था कि उस राजा ने जो राजा अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहा था उसका एक ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। Let's continue. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice, which was performed specially by specially trained priests who were rewarded with gifts.
The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो राजा था, जो ये अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, तो वो जिन जिन राजाओं को ऐसे अपने अंदर सब्जुगेट करता है, तो उनको भी इस रिचुअल में बुलाया जाता था, और वो लोग ऐसे एज ए स्पेक्टेटर वो बैठ के ये देख सकते थे। और इस रिचुअल के चलने के टाइम पे जो और भी लोग थे, वो लोग राजा के लिए गिफ्ट्स ऐसे उपहार लाते थे, जो वो राजा को दान में देते थे। तो ये यज्ञ करने के बाद एक राजा को बहुत ही ज्यादा ताकतवर माना जाता था। उसका पावर और अथॉरिटी जो था वो उसको सुप्रीम माना जाता था। तो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। The Raja was a central figure in these rituals. He often had a special seat, a throne, or a tiger skin. His charioteer, who was his champion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. His relatives, especially his wives and son, had to perform a variety of minor rituals. तो इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि जो राजा थे वो इस सब एक्टिविटीज में वो एक सेंट्रल फिगर, एक इम्पोर्टेंट फिगर का रोल वो प्ले करते थे। और इसके लिए उनको उनके पास एक स्पेशल सीट, जिसको राजा की हम गद्दी बोलते हैं, सिंहासन बोलते हैं, तो वैसा एक सिंहासन उनके लिए अलग से होता था। और राजा का जो चैरिटियर होता है, मतलब जो रथ चलाता है, तो वो उसका चैंपियन होता था, मतलब वो उसका जो एक वीर बोलता है ना, जो लड़ाई में जाके लड़ता है सबसे आगे, तो उस टाइप का काम करता था। और राजा का भी जो लड़ाई में ऐसे वो बड़े बड़े मतलब बहादुरी के काम करता था, तो उसका वो एक रिकॉर्ड रखता था और लोगों को उसके बारे में बताता था। इसके अलावा राजा का जो रिलेटिव्स था, जैसे उसका राजा का वाइफ था और उसका चिल्ड्रन बच्चे लोग थे, तो उनको भी इन रिचुअल्स में छोटा मोटा पार्ट होता था उनका भी। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the rituals, including the sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, the Vishwa, also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as the Shudras by the priest, were excluded from many rituals. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा, जो दूसरे राजा थे, जिनको मेन जो यज्ञ कर रहा था, जो राजा था उसने सब्जुगेट किया हुआ था, अपने अंडर में ले लिया था, तो वो राजा सिर्फ स्पेक्टेटर एक के हिसाब से इस यज्ञ में वो पार्ट ले सकते थे। और इस यज्ञ को करने के लिए स्पेशल प्रीस्ट जो होते थे, उनको भी अपना स्पेशल रोल यहाँ पे प्ले करना होता था, क्योंकि वो एक सेक्रेड वाटर होता है जिसको वो किंग के ऊपर स्प्रे करते थे, स्प्रिंकल्स करते थे। और इसके अलावा जो ऑर्डिनरी पीपल थे, वो जिनको यहाँ पे और विश्व बोला गया है, तो ये लोग भी राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो शूद्रस थे, उनको अलाउ नहीं किया जाता था इन रिचुअल्स में पार्ट लेने के लिए। तो इस लास्ट वाले इस पार्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कास्ट सिस्टम था, तो उस जमाने में भी उसका क्या इफेक्ट था, वो कैसे वो सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, make a list of all those who would be present at the sacrifice. Which are the categories that are described
in terms of their occupation. तो यहाँ पे बोला गया है कि तो ऐसे जो sacrifices होते थे उनमें कौन कौन आते थे और उनका एक लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है. तो इसका आंसर तो देखिए इस टाइप के जो रिचुअल्स थे उसमें तो पहले तो जो किंग होते थे वो होंगे ही, और उसके साथ जो प्रीस्ट होते थे जो ये कंडक्ट करते थे ये रिचुअल वो भी होंगे, और किंग के साथ उनके अंडर में काम करने वाले ऑफिशियल्स और उनके फैमिली मेंबर्स भी होंगे, और सोसाइटी के इम्पोर्टेंट लोग और फिर कॉमनर्स भी होंगे. तो आप ऐसे ये लिस्ट को बना सकते हैं, आप ये खुद ट्राई कीजिएगा. सो हम कंटिन्यू करते हैं. Varnas. There are four social categories, namely Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras. Brahmins were expected to study and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts. Kshatriyas were expected to fight battles and protect people. Vaishyas were expected to be farmers, herders and traders. And Shudras were expected to serve other three groups. तो हम इस येलो बॉक्स में हम देख सकते हैं कि जो वर्ण सिस्टम था, वर्णास था, उनको एक्सप्लेन किया गया है. वर्णास चार टाइप के होते थे, जिसको ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास बोले जाते थे. ब्राह्मण्स जो हमारे प्रीस्ट होते थे, क्षत्रियास वो वॉरियर्स होते थे, वैश्यास वो जो फार्मर्स, ट्रेडर्स ये सब लोग होते थे, और शूद्रास जिनको अनटचेबल्स और स्लेव्स इस तरह से भी बोला जाता है. शूद्रास वो लोग होते थे जिनको दूसरे ये तीन ग्रुप को सर्व करना पड़ता था. उसके बाद Janpads, the rajas who performed these big sacrifices were now recognized as rajas of Janpads rather than Janas. The word Janpad literally means the land where the Jana has set its foot and settled down. Some important Janpads are shown on map 4, page 45. तो इस पार्ट में हम देख सकते हैं कि जनपद के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. जनपद जो थे वो हम बेसिकली कह सकते हैं कि एक बिगर फॉर्म ऑफ जना थे. जना एक ग्रुप और जैसे ट्राइब को बोला जाता था जना, तो जनपद उस एरिया को बोला जाता था जहाँ पे ये ट्राइब रहते थे. तो बेसिकली एक लार्ज एरिया जहाँ पे ये ट्राइब सेटल डाउन रहते थे उसको जनपद बोला जाता था. तो इसका लिटरल मीनिंग इंग्लिश में दिया गया है, द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट. तो मैप नंबर 4 में बहुत सारे जनपद को मार्क किया गया है, हम उसको देखेंगे बाद में. यहाँ साइड में एक पिक्चर दिया है, तो उसका हम पढ़ते हैं उसके बारे में. इसको बोला जाता है पेंटेड ग्रेवेयर. प्लेट्स एंड bowls are the most common vessels made out of the painted graveware. These are extremely fine to the touch and with a nice and smooth surface. Perhaps these were used on special occasions for important people and to serve special food. तो ये जो पेंटेड ग्रेवेयर टाइप के वेसल्स होते हैं, इनको बहुत ही फाइन क्वालिटी के ये बनाए गए होते हैं, और एक टच करने पे एक बहुत ही स्मूथ इनका सरफेस होता है, और इसीलिए इनको मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये माना है कि ये स्पेशल ओकेजन में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनके लिए ही ये यूज किया जाता था. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इज देयर क्रॉप इन दिस लिस्ट दैट वाज नॉट मेंशन्ड इन चैप्टर 3. तो ये आप लोग कर सकते हैं, आप चैप्टर 3 में जाइए. यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए जो क्रॉप्स के बारे में बोला गया है, जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमी एंड मस्टर्ड. तो आप ये लोग कंपेयर कीजिए पिछले वाले चैप्टर में, तो उससे देखिए कि कौन सा वाला यहाँ पे न्यू है और वहाँ पे कौन सा वाला नहीं था. तो ये आप लोग कीजिए एक एक्सरसाइज की तरह. और यहाँ पे इस पैराग्राफ में बेसिकली बोला गया है कि ऐसे जो जनपद हमने पढ़े, तो ये जनपद का रिमेन्स पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर जो मीरठ के पास है, और अतरंजी खेड़ा जो एथा के पास है, ये दोनों जगह उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं.
तो यहाँ पे ये पुराने जनपद के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ पे बोला गया है कि they found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लोग रहते थे वो लोग छोटे छोटे घरों में रहते थे और इनके पास जो पशु थे जैसे वो कैटल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटल वो रखते थे, गोट, काऊ, ये सब भेड़ बकरी ये सब वो रखते थे अपने पास। और इसके अलावा वो बहुत वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी वो उगाते थे, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस एंड शुगर केन। तो इन सब में आप ये एक्सरसाइज कीजिए, पिछले वाले चैप्टर में जाके कंपैरिजन कीजिए। हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। They made earthen pots. Some of these were grey in color, others were red. One special type of pottery found in these sites is known as painted greyware. As is obvious from the name, these grey pots had painted designs and usually simple lines and geometric patterns. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जनपद में जो लोग रहते थे ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिनको पेंटेड ग्रे वेयर भी बोला जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिट्टी के बर्तन होते थे जिसको एक ग्रे कलर की मिट्टी में और कुछ टाइम पे लाल रंग की मिट्टी से भी बनाया जाता था। तो उस ग्रे कलर के रहते हुए इसको पेंटेड ग्रे वेयर भी बोला जाता है। और ये जो थे इन जो मिट्टी के बर्तन थे इनके ऊपर सिंपल जियोमेट्रिक डिजाइन या फिर पैटर्न भी बनाए जाते थे। तो उसके बाद महाजनपदस। About 2500 years ago, some Janapadas became more important than others and were known as Mahajanapads. Some of these are shown on map number 4. Most Mahajanapads had a capital city. Many of these were fortified. This means that huge walls of wood, brick and stone were built around them. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 250 साल पहले जनपद इवॉल्व करने लगे और वो और भी बड़े हो गए और उनको महाजनपद बोला जाने लगा। महाजनपद में एक फीचर था कि वो चारों तरफ से वॉल से घिरे हुए थे, बड़े बड़े वॉल बनाए गए थे। तो इन वॉल्स को जो हम देख सकते हैं कि वुड से, ब्रिक से और स्टोन से बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. It is likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around the cities. Also, in this way, land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. तो एक चीज हम देखते हैं कि ये जो वॉल्स ये लोग बनाते थे, ये जो दीवारें बनाते थे, इनके पीछे कारण क्या है? तो पहला कारण तो यही है कि ये एक प्रोटेक्शन ऑफर करता है सुरक्षा के लिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है क्योंकि ये बहुत ही मतलब बड़े होते थे और एक इम्पोजिंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर होते थे। तो ये एक अपना एक रूलर के लिए अपना जो ताकत है उसको दिखाने का एक जरिया भी ये हो जाता था। और जो थर्ड पॉइंट है कि हम देखते हैं कि जो वॉल्स के अंदर जो भी लैंड था और जो भी लोग रहते थे, तो इन सब लोगों को कंट्रोल करने में राजाओं को आसानी होती थी अगर वॉल्स ऐसे एक शहर के पूरे चारों ओर ऐसे वॉल्स बनाए गए तो। Building such huge walls required a great deal of planning. Thousands, if not lakhs, of bricks and stone had to be prepared. This is in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of these.
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये दीवारें बनाई जाती थी तो इनको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज लगते थे। बहुत ही ज़्यादा अब जो स्टोन है, जो ब्रिक्स है, ये बनाए जाते थे और इन सबको बनाने के लिए जो लेबर भी लगता था वो भी बहुत ज़्यादा था। हजारों की तादाद में जो मेन वुमेन और चिल्ड्रन भी इन कामों के लिए लग जाते थे। और इन इन सबको बनाने के लिए जो रिसोर्स लगते थे इनका भी बंदोबस्त किया जाना पड़ता था। यहाँ पे ये जो पिक्चर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक कौसम्बी में एक जो वॉल है उसका पिक्चर है। तो इस वॉल का हम साइज का अंदाजा लगा सकते हैं, इसका जो एक ह्यूमन के साथ कंपैरिजन को ऐसे देखकर, तो ये कितने बड़े थे इसका हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। ये कौसम्बी में, ये उत्तर प्रदेश के पास जो इलाहाबाद के पास है वहाँ पे ये मिला है, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। और ये करीबन 2500 ईयर्स पहले ये बनाया गया था। तो नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं हम लोग। The new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. Some payments were also made using punched mark coins. See illustration on page 75. You will read more about this coin in chapter 8. तो इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि जो अब इन महाजनपद और जनपद के जो राजा थे तो वो लोग अब क्या करने लगे कि वो एक प्रोटेक्शन के लिए वॉल तो बना ही रहे थे, तो उसके अलावा वो परमानेंट सोल्जर्स जो होते हैं जिनको मतलब साल के 12 महीने जिनको रखा जाता है काम पे, ऐसे इस टाइप के वो सोल्जर्स को आर्मी में रखने लगे। और उन सोल्जर्स के लिए भी वो लोग एक जैसे फिक्स सैलरी होता था तो उनको वो फिक्स सैलरी देते थे। तो सैलरी वो देते थे, कभी कभी वो कॉइन्स में पेमेंट करते थे सैलरी को। और ये जो कॉइन्स होता था उस टाइम पे, तो वो ये कॉइन्स को पंच्ड मार्क कॉइन्स बोला जाता था। जो जिस टाइम पे ऐसे मिंटिंग करता है, कॉइन्स जब बनाई जाती है तो उनको मिंटिंग के टाइम पर एक कुछ सिंबल या सील होता है राजा का, या फिर कोई मतलब भगवान का कुछ सिंबल हो गया, तो इस टाइप के सिंबल से एक पंच्ड कर दिया जाता था। तो इस टाइप को बोलते हैं पंच मार्क कॉइन्स। एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं। List 2 ways in which the rajas of the Mahajanpads were different from those mentioned in the Rigveda. तो हम देख सकते हैं कि ये जो राजा है महाजनपद के, ये तो पहली बात ये मतलब ऋग्वेदा के टाइम के राजा से ज्यादा पावरफुल है, इनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा है और आर्मी भी ज्यादा है। और एक चीज जो ऋग्वेदिक टाइम पे जो राजा होते थे वो लोग वो एक असेंबली के अंदर से चुने जाते थे, लेकिन इस टाइम पे ज्यादातर राजा क्या है, वो हेरिडिटरी रूलर्स है। जैसे कि मतलब राजा है तो उसके बाद उसका लड़का भी राजा होगा। तो इस टाइप का सिस्टम ये अभी चलता था, इस टाइम पे चलता था महाजनपद के टाइम पे। लेकिन ऋग्वेद के टाइम पे उसको एक असेंबली होता था, एक विलेज का या फिर एक छोटा जो ट्राइबल काउंसिल टाइप होता था, उसके अंदर से जिसको राजा बनाया जाएगा उसे वो लोग चुनते थे। तो नेक्स्ट पार्ट टैक्सेस में देखते हैं। As the rulers of the Mahajanpads were building huge forts, maintaining large armies, they needed more resources and they needed officials to collect these. So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of Rajas of Janapads, they started collecting regular taxes. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो महाजनपद के राजा थे वो लोग तो एक बहुत ही जो फोर्टिफिकेशन का काम चल रहा था उसको वो बहुत जोर शोर से कर रहे थे। और जो एक आर्मीज का भी वो लोग बहुत ही डेवलपमेंट कर रहे थे, आर्मीज और भी ज्यादा बड़ी आर्मीज वो एम्प्लॉय कर रहे थे।
तो इन सब चीज़ों के लिए रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगती है नेचुरली। तो इस रिसोर्स को ये लोग कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स को या फिर कोई मतलब जो ये टैक्स कलेक्ट करते हैं ऐसे कुछ लोगों को ये लोग सिलेक्ट करते थे, उनको अलग से चुना जाता था। तो पहले के टाइम में जैसे होता था कि जो राजा के जो प्रजा होते हैं जिनको विश आपने पढ़ा पिछले सेक्शन में विश बोले जाते थे, तो वो लोग खुद से ही राजा के लिए गिफ्ट्स या डोनेशन ले आते थे। लेकिन वो एक मतलब एक परमानेंट ऐसा सोर्स नहीं था, एक रेवेन्यू का ऐसा कंटिन्यूअस सोर्स नहीं था कि अगर कोई भी आ जाए रिसोर्सेज ले आए या फिर नहीं आए तो रिसोर्सेज नहीं आया, तो ये एक कंटिन्यूएशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस ह्यूज जो डिमांड है रिसोर्स का, उसको मेंटेन करने के लिए राजा को एक अलग से टैक्सेशन सिस्टम को लागू करना पड़ा। तो यहाँ पे देखते हैं, एज इन द केस ऑफ राजाज ऑफ जनपथ्स दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। तो पहले जैसे ओकेशनल गिफ्ट्स थे तो वो ओकेशनल टैक्सेस टाइप हो गए, और अब क्या सिस्टम हो गया कि रेगुलर टैक्स पे करना पड़ेगा राजा को। तो ये टैक्स जो थे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स होते थे, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला वाला है टैक्स ऑन क्रॉप्स। तो ये है जो एग्रीकल्चरलिस्ट होते थे, जो फार्मर्स होते थे, उनके ऊपर जो टैक्स लगता था, उनको जो अपना प्रोड्यूस का हिस्सा राजा को देना पड़ता था। सेकंड है टैक्स ऑन क्राफ्ट्स पर्सन। जो क्राफ्ट्स पर्सन कौन है? जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें जो बनाते हैं, कोई मतलब सिलाई का काम करते हैं, मतलब कोई ये मिट्टी के बर्तन ये सब बनाते हैं, कोई घर बनाता है या फिर कोई मेटल का टूल्स ये सब बनाता है, तो ये क्राफ्ट्स पर्सन हो गए। तो इनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। तो इनको मान लीजिए कि इनको अपना जो भी चीज ये बनाते थे उसको कम रेट में राजा को बेचना पड़ता था, या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट उनके बनाए हुए चीजों को राजा को देना पड़ता था। थर्ड है हर्डर्स पे टैक्सेस एज एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। तो इसमें बोला गया है कि जो हर्डर्स थे, हर्डर्स उनको जो अपने वो पशुपालक जो होते हैं उनको भी टैक्स देना पड़ता था। वो जो एनिमल प्रोड्यूस, जैसे कोई गाय रखता है सपोज, तो वो दूध या फिर घी ये सब बना के वो राजा को देता था। या फिर कोई मतलब एनिमल का ले लीजिए, एनिमल हाइड या फिर कोई इस टाइप का मटेरियल बना के वो भी राजा को देना पड़ता था। जो फोर्थ टाइप ऑफ टैक्स है वो है टैक्स ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड। तो ये कॉमन टाइप ऑफ टैक्स है। देखा जाता है कि जैसे व्यापार होता है, जो एक किंगडम और दूसरे किंगडम के बीच में जो ट्रेड चलता है, तो राजा क्या कर रहे थे कि उस पे भी वो लोग टैक्स लगाने लग रहे थे। कि अगर कोई मान लीजिए कि एक किंगडम से दूसरे किंगडम में अपना चीज सामान ले जा रहे हैं बेचने के लिए, तो उसको जो बॉर्डर क्रॉसिंग रहेगा वहां पे टैक्स भरना पड़ेगा, एक टोल देना पड़ेगा। तो वो एक टैक्स ऑन ट्रेड जैसा हो गया। और बाजार में बेचने के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते थे। ये सब डिफरेंट मेथड्स होते थे ट्रेड से टैक्स कलेक्ट करने के लिए। जो लास्ट वाला है वो है हंटर एंड गैदरर्स हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। तो इस वाले में हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे, जो कि ज्यादातर हंटर गैदरर्स होते थे, तो उनको भी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे आप मान लीजिए डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वुड, लकड़ी के डिफरेंट टाइप्स होते थे, घर बनाने में ये सब वॉल फॉल बनाने में लगते थे, वो देना पड़ता था। फॉरेस्ट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, फ्लावर्स, जो मेडिसिनल प्लांट्स होते थे, उनको भी देना पड़ता था। और उसके अलावा जो फॉरेस्ट में जो वो एनिमल हंट करते थे,
तो उस उन एग्जॉटिक एनिमल्स का जो आप हाइड बोल सकते हैं, या फिर एलिफेंट्स का जो टस्क होता है, जैसे आइवरी की चीजें बनती है, तो ये सब भी वो लोग कलेक्ट करके इनको देना पड़ता था राजाओं को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द हंटर एंड गैदरर्स। तो अभी हमने जैसे बात किया, तो इन सब चीजों को हंटर और गैदरर्स को राजाओं को देना पड़ता था। तो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। There are two major changes in agriculture around this time. One was the growing use of iron plowshares. This meant that heavy and clayey soil could be turned over, excuse me, um, over better than with a wooden plowshare. So more grain could be produced. तो देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे इस टाइम के, तो इस टाइम पर्टिकुलरली इस टाइम पे उसमें भी एक चेंज आने लगा। जो कृषि में हम देखते हैं कि जो प्लाव शेयर्स होते हैं, जिससे मिट्टी को जिससे आप एक ये करते हैं, जिसको मिट्टी के बीच आप सीड को प्लांट करने के लिए जिसको प्लाव शेयर यूज करते हैं ना, तो उसको वो आयरन से बनाने लगे। तो आयरन से बनाने लगने से जो क्लेई सॉइल होता था, तो क्लेई सॉइल को भी वो इजीली प्लाव कर सकते हैं। तो वो एक डेवलपमेंट था एग्रीकल्चर में इस टाइम पे। और दूसरा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि पीपल began transplanting paddy. This meant that instead of scattering seeds on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. This led to an increased production as many more plants survived. तो यहाँ पे देखते हैं कि जो वो सैपलिंग होते थे, छोटे छोटे प्लांट्स, उनको डायरेक्टली लेके मिट्टी में वो लगा देते थे, ना कि ऐसे ही वो सीड्स को चारों ओर ऐसे बिखर देते थे। क्योंकि वैसे अगर कोई सीड्स को प्लांट करने की कोशिश करेगा, तो उसमें सीड्स का सर्वाइवल रेट भी बहुत डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली छोटे छोटे प्लांट्स को मिट्टी में लगाएंगे, तो उससे एक सर्वाइवल रेट भी बढ़ेगा। और फाइनली इससे क्या होता है कि इस आयरन प्लाउ शेयर और ये जो सैपलिंग को हम लगाते हैं, इससे टोटल जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, तो टोटल जो कृषि से हमको उपजाऊ खाना ये मिलता है, तो वो उसकी मात्रा भी ज्यादा हो जाती है। तो एक टोटल इंक्रीज से इस लैंड का प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन यू थिंक व्हाई किंग्स वुड एनकरेज दीज चेंजेस। तो इस टाइप के चेंज को एनकरेज करने के लिए किंग्स के पास रीजन ये था कि हमने अभी पढ़ा कि किंग्स ने टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए थे फार्मिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो अगर एग्रीकल्चर और फार्मिंग का प्रोड्यूस उसका मात्रा ज्यादा होगा, तो जो किंग है वो भी ज्यादा टैक्स फार्मर से, एग्रीकल्चरलिस्ट से वो भी ज्यादा टैक्स ले सकता है। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो टैक्स उसे उतना नहीं मिलेगा। तो ये कारण है कि वो इन डेवलपमेंट्स जो होते हैं एग्रीकल्चर में, इनको एनकरेज करने के लिए। तो नेक्स्ट हम आते हैं, ए क्लोजर लुक मगधा। Find Magad on map 4, page 45. Magad became the most important Mahajanpad in about 200 years. Many rivers such as Ganga, Son flowed through Magad. तो हम देखते हैं कि मगध को हम मैप 4 में एक बार लोकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे है, हम ईस्ट इंडिया में अगर देखें, मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे देखिए मगध यहाँ पे लोकेटेड है। ये एरिया प्रेजेंट डे बिहार में पड़ता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपद बन गया। अराउंड इसको ग्रो करने के लिए 200 साल करीबन लग गए।
मगध के इस एरिया से दो नदी बहती थी जो है गंगा और सोन। इन नदियों का बहुत ही इम्पोर्टेंस था इसलिए क्योंकि ये तो एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया का हिस्सा, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता था, और दूसरा है कि जो एक फ्रेश वाटर सप्लाई इसका भी एक सोर्स था। और जो लैंड है इन रिवर्स के आसपास वो भी बहुत फर्टाइल थी, तो वहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा था। तो ये फैक्टर्स मगध के जो हम देखते हैं राइज है उसमें बहुत ही हेल्पफुल थे। पार्ट्स ऑफ मगध were forested. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army. Forest also provided wood for building houses, carts and chariots. Besides, there were iron mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. तो हम देखते हैं कि इन रिवर्स के अलावा भी और भी रीजंस थे कि जो मगध के ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट किए थे। पहले तो मगध के रीजन में बहुत ही फॉरेस्ट थे, तो इन फॉरेस्ट में एलिफेंट्स रहते थे जिनको वो लोग आर्मी के लिए यूज कर सकते थे। और भी क्योंकि इन फॉरेस्ट से जो वुड मिलता था उनको वो घर बनाने में या फिर जो वॉल्स बनाने में उसमें भी यूज किया जाता था। तो ये सब सोर्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा की नंबर्स में थे। इसके अलावा मगध के रीजन में हम देखते हैं कि आयरन का माइंस भी मिलता है। तो आयरन माइन से ये फायदा होता है कि वो लोग और भी बेटर क्वालिटी के जो टूल्स है, जो एग्रीकल्चर के या फिर कोई मेटल वर्किंग के जो टूल्स होते हैं या फिर आर्मी के लिए वेपन्स होते हैं, वो और बेटर क्वालिटी की वेपन्स वो बना पाते थे। और आयरन, इस एज का आयरन ही प्राइमरी जो मेटल था वो आयरन था। तो इसीलिए एक आयरन माइन का होना एक बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज होता है मगध के लिए। मगध had two very powerful rulers, बिंबिसारा एंड अजात शत्रु हो गए। यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है को शायद। अजात शत्रु who used all possible means to conquer other Janapads. महापद्मनंदा was another important ruler. तो हम देख सकते हैं कि बिंबिसारा और अजात शत्रु जो थे ये मगध के इम्पोर्टेंट रूलर्स थे। इन्होंने मगध का जो टेरिटरी है उसको बहुत ही एक्सपेंड किया था। और एक रूलर है जिनको हम बोलते हैं महापद्मनंदा। ये जो नंदा डायनेस्टी है इनका एक मगध का नंदा डायनेस्टी का एक इम्पोर्टेंट रूलर है महापद्मनंदा। he extended his control up to the north western part of the subcontinent. तो हम जो देख सकते हैं एकदम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जैसे कि जो अफगानिस्तान, कश्मीर, पाकिस्तान वो वाला एरिया जिसको उस टाइम पे गांधार बोला जाता था, तो उस गांधार एरिया में भी उन्होंने अपना कंट्रोल को एक्सटेंड किया था। तो मगध का जो पहला कैपिटल था वो राजागृह था, जिसको अब हम बोलते हैं राजगीर बोलते हैं। ये बिहार में लोकेटेड है। और उसके बाद मगध का कैपिटल को पटालीपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया था। ये इसका प्रेजेंट नाम है पटना। More than 2,300 years ago, a ruler named Alexander who lived in Macedonia in Europe wanted to conquer the whole world. Of course, he couldn't conquer the world, but he did conquer parts of Egypt and West Asia and came to the Indian subcontinent, reaching up to the banks of the Bias. So हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उनके बारे में बोला गया है। तो 2300 years पहले वो एग्जिस्ट करते थे। वो ओरिजिनली मैसेडोनिया के रूलर थे। तो मैसेडोनिया एक एरिया है ग्रीस के, नॉर्दर्न ग्रीस में है। वो पहले ग्रीस का भी पार्ट था। अब उसका एक अलग से शायद कंट्री भी है और कुछ हिस्सा ग्रीस में भी पड़ता है। तो उस मैसेडोनिया एरिया से अलेक्जेंडर बिलोंग करते थे और वहां से उन्होंने एक वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट का उनका एक ड्रीम था। तो पहले तो वो चाहते थे जो वास्ट पर्शियन एम्पायर था उस टाइम पे उसको कॉन्कर करने के लिए। और उसके बाद पर्शियन एम्पायर को कॉन्कर करने के बाद वो
इजिप्ट को भी कॉन्कर किए थे, क्योंकि इजिप्ट पर्शियन एम्पायर का ही पार्ट था। और उसके साथ साथ वो इंडस रिवर तक भी चले आए थे। तो इंडस रिवर तक आने के बाद जब वो और भी ईस्ट डायरेक्शन में जाना चाहते थे, तो उनके सोल्जर्स ने गिव अप कर दिया, क्योंकि वो एकदम मना कर दिए कि वो और आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा उन्होंने सुना था कि आगे जो रूलर्स हैं इंडिया के, और जो रूलर्स हैं उनके पास बहुत ही बड़े आर्मीज है, बहुत एलिफेंट चैरियट्स, बहुत पावरफुल रूलर्स है। तो अलेक्जेंडर के सोल्जर्स जो इतने सालों से उसके साथ लड़ रहे थे, और उस इंडस रिवर तक आके वो लोग बहुत ही एग्जॉस्टेड हो गए थे। सो इसीलिए उन्होंने घर लौटने का डिमांड किया और आगे बढ़ने से एकदम मना कर दिया। तो यहाँ पे वही स्टोरी बोला गया है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्लोजर लुक एट वज्जी। While Magad became a powerful kingdom, Vajji, with its capital at Vaishali, Bihar, was under the different form of government known as a Gana or a Sangha. In a Gana or a Sangha, there were not one but many rulers. Each one was known as a Raja. These Rajas performed rituals together. They also met in assemblies and decided what had to be done and how through discussion and debate. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मगध जैसा ही एक और जनपद था जिसका नाम वज्जी था। उसका कैपिटल वैशाली में लोकेटेड था, लेकिन ये मगध से डिफरेंट था क्योंकि इसका जो गवर्नमेंट था वो एक सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसका था एज कंपेयर टू मगध। इसका गवर्नमेंट को जो एक ग्रुप था उसको बोला जाता था गना, और संघा बोला जाता था इनको। तो इन संघ में हम देखते थे कि वहां पे एक सिंगल रूलर नहीं होते थे, बहुत सारे डिफरेंट पीपल होते थे जिन सबको ही राजा बोला जाता था। और ये सब लोग एक साथ आकर कोई भी अगर उनके राज्य का कोई मैटर डिस्कस करना होता था तो वो सब एक साथ आकर डिबेट डिस्कशन के थ्रू उस मैटर को रिजॉल्व करते थे। तो अगर कोई इन पे हमला करता है तो वो एक सभा या फिर संघ, वो एक साथ आके बहुत लोग एक साथ आके डिसाइड करेंगे कि वो क्या करेंगे, कैसे वो अटैकर का रिस्पॉन्स करेंगे। हम देखते हैं कि वुमेन दासाज एंड कम्मकाराज वर नॉट कुड नॉट पार्टिसिपेट इन सच असेंबलीज। तो जो वुमेन थे, दासाज थे, और जो कम्मकाराज थे, इनको इन असेंबलीज जो गना और संघा थे इनमें पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं था। तो इसके बाद एक अकाउंट दिया गया है अजातशत्रु एंड द वज्जीज। This is an account of the Vajjis from Digha Nikaya, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddha that were written down about 2300 years ago. तो ये एक कहानी है दिग्घा निकाया से, जो एक बुद्धिस्ट किताब है। उसमें अजातशत्रु जब वजीज पे हमला करता है तो वो लोग बुद्ध से उनका हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। तो बुद्ध ने एडवाइस देते हैं, तो उसके बारे में ही यहाँ पे बोला गया है। अगर आप चाहे तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। Rajas of powerful kingdoms tried to conquer the Sanghas. Nevertheless, they lasted for a very long time till about 1500 years ago, when the last of the Ganas of the Sanghas were conquered by the Gupta rulers. तो हम देखते हैं कि हालांकि इन गना और संघा पे जो आसपास के राज्यों के जो पावरफुल रूलर्स थे वो काफी हमला करते थे, लेकिन फिर भी ये गना और संघा जो थे ये करीबन 1500 ईयर्स प्रेजेंट डे से वो लोग 1500 ईयर्स अगो तक सरवाइव किए हुए थे। और फाइनली जो लास्ट गना और संघास थे उनको जो गुप्त रूलर्स थे, गुप्त एम्पायर के रूलर्स थे, उन्होंने कॉन्कर किया था। तो ऐसे वो उनका एक एंड हुआ था। तो हम चैप्टर के एंड में आ गए हैं। हम लोग एक बार जल्दी से जो कीवर्ड है और इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं।
राजा कीवर्ड जो है, जो एक जना या महाजनपद का लीडर था उनको राजा बोला जाता है। अश्वमेधा जो है, जो हॉर्स सैक्रिफाइस है, उसको बोला जाता है। वर्णा जो सोसाइटी का 4 डिवीजन होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको बोला जाता है। जनपद बोला जाता था जो टाउन्स एंड सिटीज थी, जहाँ पे जो ट्राइब थी वो रहती थी, उसको बोला जाता था। और महाजनपद था जो लार्जर किंगडम्स थी, जिनका एक कैपिटल था, उन लार्ज किंगडम्स को महाजनपद बोला जाता था। फोर्टिफिकेशन जो जो है, जो फोर्ट्स और वॉल्स है, एक सेटलमेंट के आसपास, एक शहर के आसपास जो बनाई जाती थी दीवारें, उनको फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। आर्मी तो हम देखते हैं जो सेना होती है एक राज्य की, उसको बोला जाता है। टैक्स, जिसको हम बोलते हैं कर, कर लगाना, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स हमने पढ़ा यहाँ पे। टैक्स एक तो डायरेक्ट कॉइन्स में भी दिया जाता है, एक जो प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू भी टैक्स दिया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन जो हम देखते थे कि छोटे छोटे सैपलिंग जिनको बोला जाता है, छोटे छोटे प्लांट को डायरेक्टली मिट्टी में लगा देना, उनको ट्रांसप्लांटेशन ऐसे बोलते हैं। और गना और संगा है, जो हम देखे कि जो ओलिगार्की जिनको बोला जाता है, जो रिपब्लिक्स थे, उनको गना और संगा बोला जाता है, वज्जी जैसे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। न्यू काइंड्स ऑफ राजाज तो जो थे वो 3000 ईयर्स पहले, महाजनपद स्टार्ट हुए अराउंड 2500 ईयर्स पहले। अलेक्जेंडर का इन्वेजन और कंपोजिशन ऑफ दीर्घ निकाया, वो भी 2300 ईयर्स पहले था। और एंड ऑफ द गनाज ऑफ द संगाज अबाउट 1500 ईयर्स अगो। तो ये देखते हैं कि जो गना और संघ थे, जो रिपब्लिक्स थे, उनका करीबन 1500 ईयर्स अगो उनका सब एंड हो गया था। तो ये चैप्टर के एंड में हम आ गए हैं। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है या डाउट्स है तो आप उनको, सजेशन है तो आप उनको कमेंट्स में लिखिए। आप सजेस्ट कीजिए कि मैं ऐसे हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन क्या कंटिन्यू करूं, या फिर मैं सिर्फ इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करता रहूं। तो आपका जो भी फीडबैक है मुझे दीजिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। बाय बाय।